हम न्यायालय परिषद में अध्यक्ष कक्ष में पहुंच रहे हैं। क्रिमिनल बार रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत सिंह साधु जी हमारे साथ हैं जी। मैं उनके चैम्बर में हूं। आज अवसर मिला है आपसे बात करने का। कई बिंदुओं पे बात होगी, चर्चाएं होंगी जनहित के मुद्दों पर, पब्लिक के मुद्दों पर। मैं बात करता हूं। सर नमस्ते जी। पहली बात तो मैं पहली बार आपके चैम्बर में आ रहा हूं, लेकिन आपके कार्यकाल में पहली बार आ रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए मैम। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि बहुत से ऐसे पीड़ित हैं, बहुत से ऐसे गरीब तबका है, छोटे बड़े मारपीट जैसी घटनाओं में कहीं नाम उनका आ जाना या नाम लेके डाल देना, ये भी शिकायतें आ रही हैं, पब्लिक की तरफ से आ रही हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। विवेचक द्वारा गुमराह करना, डिमांड करना या उनको प्रताड़ित करना, उनके मानसिक रूप से डिस्टर्ब करना। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही है? आपका सवाल आज के परिवेश में अगर 100% से ऊपर भी सत्यता के बारे में जांच किया जाए तो आप जितना % कहेंगे उतना सत्य है। मैं कई घटनाओं में जिक्र करूँगा। एक होता क्या है कि विवेचक की भूमिका क्या होनी चाहिए। पहले सवाल चूँकि पब्लिक की तरफ से है, विवेचक की भूमिका क्या है? कानून में विवेचक को बहुत ऊंचा पद दिया गया है। पद तो उसका आईओ का ही है, इंस्पेक्टर है, एसआई है, लेकिन उसका जो कार्य करने का तरीका है उसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भिन्न भिन्न केसों में पहले 70 के दशक में ये माना है, कहा है विवेचक को कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज गार्जियन ऑफ इनोसेंट पर्सन। इनोसेंट पर्सन, जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता है, कानून की परिवेश में उनको कहा जाता है कि ये बिल्कुल अननोन व्यक्ति हैं, ये घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब तक कि विवेचक उसको विवेचक को साक्ष्य न मिल जाए और अदालत उसको साबित न कर दे, तब तक इसको माना जाता है कि इनोसेंट पर्सन है। और आज विवेचक करते क्या हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, शिकायतें क्या आ रही हैं? शिकायत का कारण क्या है, शिकायत क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी मुकिल देखते होंगे, लोगों की परेशानी। मैं बता रहा हूँ कि कारण क्या है। जो आप सवाल किए वह बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन उस सवाल के पीछे कारण क्या है। आप जब मैं 1984 में जब मैं सिविल कोर्ट में इस कचहरी में आया तो पुलिस की संख्या बहुत कम थी, पुलिस की संख्या बहुत कम थी। आज क्या वजह है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं देती कि आज न्यायपालिका बिना पुलिस के बैठती नहीं है। आप देख लीजिए जाकर, हर कोर्ट के गेट पर पुलिस बैठी हुई है। क्यों भाई? यहाँ कोई आतंकवादी की सूचना है, या अधिवक्ता आतंकवादी है, या मुवक्किल आतंकवादी आ गया है, लेकिन कोई ना कोई कारण है, पुलिस के सहारे बैठे हैं। अब पुलिस इतनी बेलगाम है आज, पुलिस विषय से भटक रहा हूँ। विवेचक का सबसे बड़ी विवेचक की, वो तो हम लोग कोर्ट में आ गए। विवेचक कोई चीज़ की विवेचना करता है तो क्या मौका मुआयना, क्या आधार, क्या उस पर विवेचक को जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की केस मिलती है, जब उसको अपॉइंट किया जाता है कि आप इसकी विवेचना करेंगे, तो जो कानून है उसमें यह है कि आप सर्वप्रथम सबसे पहले मौके पर जाएंगे और मौके पर जाकर के जो चीज़ें वहाँ आप अपने आँख से देख रहे हैं, बताई हुई, आपने कोई बात बताया, किसी मौके पर उपस्थित किसी साक्षी ने कुछ बात बताया तो उसकी बात हो गई। आप अपने आँख से क्या क्या चीज़ देख रहे हैं उसका बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से उसका उल्लेख करेंगे। उल्लेख करने के बाद और इस अगर कोई हिडनी ऑफेंस है तो इसकी सूचना या तो आप स्वयं देंगे मुझे अपने बड़े अधिकारियों को, या निर्देश दे करके कि बड़े अधिकारियों को आप सूचित कर दीजिए, आप जाएंगे। लेकिन आज क्या है, आज की स्थिति क्या है कि विवेचक को इससे मतलब नहीं है। पहले था कि जब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि किसी की हत्या हो गई, तो हत्या हो गई तो उस केस में आप सबसे पहले सबको उच्च अधिकारियों को सूचित करके मौके पर जाएंगे, चारों तरफ से बाउंड्री लगाएंगे, बाउंड्री लगाने के बाद सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित करने के बाद वहाँ एक एक पहलू की आप जांच करेंगे। लेकिन आज कोई मतलब नहीं है, कोई इस तरह से जांच नहीं करता। 40 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई, 40 साल
40 साल के पूरे पीरियड में भाई तोर नाम भूला था नहीं तोर रोशन जी, 40 साल के पीरियड में आज तक मुझे एक विवेचक ऐसा मिला जो चारों तरफ से उस केस को चौड़ करके, चारों तरफ मैंने जो चारों पाए हैं, जिसे चरपाई चारों पाए की होती है, उस तरह से उस केस को बिल्कुल बांध कर दिया था। घटना सही, मैनर सही, प्लेस ऑफ अकरेंस सही, लाश जो मिली थी वो सही, डबल मर्डर केस था। केस छूट जाए विवेचक की प्रशंसा कर रहे हैं। विवेचक वही आज तक 40 बरस के पीरियड में मुझे एक विवेचना ऐसी मिली है जो मतलब अगर एक उसमें कमी नहीं होती, जो वकील की ड्यूटी है, हम उसमें कमी निकाले थे, अन्यथा उस सुप्रीम कोर्ट से भी केस नहीं छूटती। हाँ, तो शिकायतें वकील साहब ये आ रही है कि जैसे कोई गांव में दरवाजे को लेकर, नाली को लेकर कोई विवाद हुआ, दो पटीदार, दो पक्ष आमने सामने होकर भिड़ गए। जब एक पक्ष थाने पे जाता है तो थानेदार उसकी मतलब उसकी तहरीर लेते हैं। तो कहीं कहीं ये भी शिकायतें आ जा रही हैं कि वो कुछ लोगों को ऐसे भी नाम डाल दिए जा रहे हैं जो घटनाक्रम में थे ही नहीं, वो निर्दोष हैं, उनको घटना के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो भी उसमें पीड़ित हो जा रहे हैं। तो ये इस पर कहाँ तक आप उसको मानते हैं? आप ये इसमें ये दो परिस्थितियाँ आज पैदा हो रही हैं रोशन जी। आप किसी के दरवाजे पर चढ़ करके आप मारने के लिए जाते हैं और आप मार दिए गए, आपको ज़्यादा चोट लगी, उस आदमी को कम चोट लगी है, तो एक परिस्थिति ये है कि आप उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन उसका मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज नहीं होगा। ये पुलिस कर रही है। दूसरा ये है कि जो आप सवाल कर रहे हैं, यह पुलिस का धंधा हो गया है। यह पुलिस को मानते हैं आप? बिल्कुल हो रहा है, मानते नहीं हैं। पुलिस इसको दुकान बना ली है। बिल्कुल दुकान हो गई है, अब होने वाली नहीं है, बिल्कुल दुकान हो गई। ये मामला शासन या उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहे, या जानते हैं, या जान के अनजान बन रहे हैं? हम लोग देखिए, जैसे कोई केस यहाँ आती है, कोई जैसे हम लोगों के यहाँ है कि जवाबदेही बिल, एक कोर्ट का वहाँ जवाबदेही बिल तैयार है, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। जवाबदेही बिल लागू क्यों नहीं हो रही है? एक केस, एक 17 बरस के लड़के पर, 18 बरस के लड़के पर 376 की केस चली, यही सुप्रीम कोर्ट का, अपने मैंने यूपी की ही केस है, केस चली। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से छूट गया वो, 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से छूट गया। उसकी जवाबदेही अब तो उसका जो क्रीम ऑफ द टाइम था, जो उसका समय था, वो तो सब जेल में ही ख़त्म हो गया। अब 18 वर्ष लड़का 28 तक, उसका तो सारा समय समाप्त हो गया। उसकी जवाबदेही कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है। उनके चारों तरफ चैनल बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, हर ज़िले में मंत्री हैं, आते हैं जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मंत्री साहब को अपने से फुर्सत नहीं है। मंत्री साहब को भी खर्चा चाहिए, मंत्री साहब को खर्चा चाहिए तो कौन लाएगा, कौन देगा? एक सवाल और, क्या इस तरह की जानकारी आप आती है कि कुछ लोग रोते गिराते हुए? रोज हो रहा है। मेरा सवाल ये था, कुछ ऐसे लोग आते हैं कि साहब हम तो मौके पे थे नहीं, हमारा भी नाम दे दिया, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में है, पढ़ाई लिखाई उसका नुकसान हो रहा है, वो दिल्ली पढ़ता है, बम्बई पढ़ता है, उसको भी पार्टी बना दिया गया है। रोशन जी, इतना ही नहीं आ रहा है, इतना ही नहीं आ रहा है। आप बता दें कि हम और आप मारपीट करें, हमको गंभीर चोट लग गई, आपको हल्की चोट लगी है, तो ना तो आपका मुकदमा दर्ज होगा, ना आपका मेडिकल होगा। एसपी साहब आदेश दे चुके हैं सीएमओ को कि आप मेडिकल नहीं करेंगे जब तक पुलिस के लोग नहीं कहेंगे। पुलिस नहीं जाएगी तब तक मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल नहीं होगा तो बताइए कि सच्चाई कहाँ तक आएगी? ऐसे कितने मामले आए हैं क्या जो निर्दोष हों, जो रो रहे हों कि हम उस घटना में थे नहीं, हमारा लाइफ चौपट किया जा रहा है? एक भी केस ऐसी नहीं है, एक भी केस ऐसी नहीं है कि अपराध 1-2 लोग किए हों और 7-8 लोग उसमें नाजायज न फंसे। एक भी केस आप यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से उठिए, किसी केस को ले लीजिए, किसी केस को ले लीजिए और उसके यहाँ गांव में चले जाइए, आप पता कर लीजिए। एक भी केस आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि 1-2 लोग घटना किए हों और उसमें उसके पूरे परिवार के और उसके सहयोगी न फंसे हों। एक भी केस नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ मामला आया कि जिससे डिमांड हुआ हो, लोग घर बेच सामान बेच के या ब्याज पे लेके पैसा दिए हो, इस तरह की जानकारी कुछ आई है? आप बता तो रहे हैं ना, बता रहे हैं।
आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार ख़त्म कब होगा? भ्रष्टाचार पर अंकुश कब लगेगा? जब बाप बेटे से कहे कि बेटा तुम गलत मत करना, अब बेटे की नज़र में बाप गलत कर रहा है तो बेटा कभी ठीक हो सकता है? बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो भ्रष्टाचार ऐसा कुछ नहीं है जो सब लोग नहीं जानते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। आज जो काम बिना पैसे का होना चाहिए, पैसा का कोई सवाल नहीं है जी, सबकी तनख्वाह बढ़ करके, मैंने एक पुलिस की कांस्टेबल की तनख्वाह 80+ है, 80,000 प्लस पुलिस कांस्टेबल की, दरोगा की आप देख लीजिए। तो जब इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ाई इसीलिए गई कि आप लूट खसोट मचाएंगे, लेकिन अब मच रहा है, इसका कोई निदान नहीं है। इसका निदान तब संभव है, आप कचहरी में, हम ये सही हो रहा था, एक सज्जन आए थे अमेरिका से, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही थी। हमने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब, आप कचहरी में बैठ जाइए, आप गेट पर बैठ जाइए, हर मुवक्किल से पूछिए कि भैया तुम किसको चाहते हो, तो कहेगा कि जो हमारा वकील किसी भी सूरत में काम करा दे उसको चाहते हैं। किसी सूरत में काम कराने के बाद क्यों पैदा हुई? किसी सूरत में काम कराने के बाद सिर्फ पैसा है, बाकी और कुछ नहीं है। आप इंटेलिजेंट को नहीं खोजता है, वो ऐसे लोगों को खोजता है जो हमारा काम करा सके, बस यही। वकील साहब, कई सवालों का एक जवाब, इसका सुझाव, इसका निदान क्या है जो शासन इसको गंभीरता समझे कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है? जय रोशन जी, इसका सुधार, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे सलूशन इसका यह है कि सबकी जवाबदेही तय हो जाए। अगर मैं छूट गया तो जो मेरा लॉस हुआ आप पूरा करें, सबकी जवाबदेही तय कर दीजिए, देखिए इसका सुधार तुरंत हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिसकी जीवन चौपट हो रहा है उसके बारे में, वही तो जवाबदेही में आ जाएगा ना। जवाबदेही तय होगी और जब उसका लगा कि उसको फर्जी बताया गया है, आप साबित कर दिया कि मैं फर्जी हूँ, तो जो सज्जन सजा किए हैं या जो उसका चालान किए हैं उनके तनख्वाह से काट करके उसको भरपाई किया जाए। आप क्रिमिनल बार के अध्यक्ष हैं, चूँकि सारे अधिवक्ता आपके हैं, तो ऐसे मामले आते हैं बराबर? अरे सब तो बता रहे रोशन जी कि ऐसा एक भी मामला नहीं है जो नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि आप चले जाइए, आप जाइए, आप देख लीजिए। और आज कोर्ट की स्थिति क्या है अभी भी सुन लीजिए, क्यों हो रहा है इस तरह से, ये मन में भय क्यों पैदा हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप ही के विभाग के थे, अर्नब गोस्वामी ना, उसमें माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या कहे थे उस केस में? कहे थे कि सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हों, लाइन है उसमें, आप कहीं भी बैठे हों, आपका काम न्याय करना है। अब विचार कीजिए रोशन जी, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिमाग में यह बात आई क्यों? उनको लगा ना कहीं से कहीं न्याय नहीं हो रहा है। तो जब न्याय नहीं होगा तो मुवक्किल तो खोजेगा है कि भाई हमारा काम किसी तरह से कोई करा दे। जब किसी तरह से कराने की बात आएगी तो पैसे की बात आएगी। न्याय जब नहीं मिलेगा तो जनता सड़क पे आ सकती है। हाँ, कुछ और माहौल, यही तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना। अगर गवर्नमेंट जागरूक कर दे जनता को, तब तक तो बहुत पहले आग लग चुकी होती। इतना समय लगता नहीं, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पूरे रोड पर सब लोग निकल करके आग लगा चुके होते भाई रोशन जी। न्यायपालिका क्रायपालिका पे सवाल खड़े होने लगे, फिर जनता को न्याय कैसे मिले? जनता को न्याय बहुत मुश्किल है। जनता को न्याय, BN खरे साहब का देख लीजिए पोस्ट, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, BN खरे साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका पोस्ट देख लीजिए, फेसबुक पर है, कहते हैं कि जिसके पास पैसा ना हो वो न्यायालय में न जाए। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह की बात कहे, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में है कि कलयुग में कैसे कैसे होगा, और वो इसलिए लिखा गया है कि हम लोग उसको पढ़ने के बाद उस पर विचार करें और उससे दूर रहें। लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं, सबके सब वही कर रहे हैं। 6000 वर्ष का ग्रंथ है वो रोशन जी, 6000 वर्ष पहले का ग्रंथ है। और जितनी बातें उसमें लिखे हैं, सुई के नोक का जितना पतला पॉइंट होता है उससे भी उतर नहीं है। वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल है, एक बार फिर दोहराएंगे उस चीज़ को कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका मन, आपका विवेक क्या कहता है, कैसे सुधार हो सकता है इस पर? मैं तो बहुत त्रस्त रहता हूँ भाई, मुझसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। और मैं अभी पूर्वी के यहाँ, मैं 3-4 दिन पहले की बात है, वो कि अधिवक्ता का मामला था, नंबर का मामला है, कबाले की ज़मीन है और उसमें वो स्टे नहीं की। आखिर कानून उनके मर्जी से चलेगा कि कानून की मर्जी से वो चलेंगी?
और जब यह स्थिति पैदा होगी तो आप सुधार की बात कहाँ से करेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज आप हिनियस ऑफेंस में बिल्कुल आपको फर्जी फंसा दिया जाए, बिल्कुल फर्जी। तो अगर हिनियस ऑफेंस में फंस गए तो 2-2.5 साल के लिए आप जेल में पड़े रहिए। नाम के आगे साधु जी लिखा है आपने, तो जो भी लोग हाँ ठीक है। अच्छा, बोलते हैं इस तरह। तो सर आप भी भगवान को बहुत मानते हैं जैसा लग रहा है, तो जो इन लोग इस तरह का जानबूझ के लोगों को फंसा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो क्या ईश्वर आज नहीं तो कल उसके अदालत में हाजिर होना पड़ेगा? सबके सामने रोशन जी ये बात आएगी, सबके सामने ईश्वर के अदालत में पास होंगे। बिल्कुल एकदम सुई के मतलब जरा सा भी अंतर नहीं है। आज हम और आप जो बैठे हैं और ये खड़े हैं, यह ईश्वर की ही देन है कि हम लोग एक साथ बैठे हैं। पक्का जान लीजिए। कैसे ईश्वर की नज़र में वो लोग दोष नहीं सकते, कतई नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। मतलब जितना भी अन्याय कर लो, लेकिन ईश्वर की अदालत में किसी भी सूरत में नहीं बच सकते, चाहे सूरत जो भी, आप जितना रास्ता अख्तियार कर लीजिए, आप यहीं देख लीजिए, ईश्वर के कोर्ट में उनको बिल्कुल नहीं बचेंगे, बिल्कुल। मैं अभी बात करता हूँ। तो मेरी बात हो रही थी क्रिमिनल बार के अध्यक्ष रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, साधु जी। दोस्तों, तो सवाल कई तरीके से, मैं थोड़ा सा बाहर में निकलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा कि विवेचक पे एक सवाल खड़ा हो गया कि जो थाने पे, पुलिस चौकी पे जो विवेचक की भूमिका होनी चाहिए, क्या विवेचक अपनी भूमिका में सही डिसीजन ले पाते हैं? छोटे बड़े वारदात, छोटे बड़े घटनाएं जो विवेचक के टेबल पर होता है, विवेचक के हाथ में होता है, क्या उसको सही तरीके से जांच पड़ताल कर पाते हैं? क्या विवेचक को जो अधिकार दिए गए हैं, क्या उस अधिकार को लेकर वो तत्पर रहते हैं? क्या उस अधिकार को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं? क्या विवेचक सब जो गलत लोग हैं उनको, और जो सही लोग हैं उनको बरी निकाल पाते हैं? तो कहीं ना कहीं विवेचक के निगाह में वो लोग भी फंस जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, जो कहीं ना कहीं उस घटना में शामिल नहीं हैं। वो भी विवेचक के कहीं ना कहीं चीज़ों पे, जैसा वकील साहब से बात हो रही थी हमारी अध्यक्ष से, कहीं ना कहीं वो भी शिकार हो जा रहे हैं। यदि मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यदि मैं सही हूँ तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और निर्दोष लोग को न्याय मिलना चाहिए। इस सवाल के जवाब में आज हमारी बातचीत हो रही थी क्रिमिनल बार के अध्यक्ष रणजीत सिंह से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।